हा पवार सर, लाईव्ह झालेलो आहेत, आता स्टार्ट करू शकता. साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा। मैं सुंदरलाल पावरा, बिरसा ब्रिगेड सातपुड़ा विभाग अध्यक्ष, आप सभी का इस चर्चा सत्र में तहे दिल से स्वागत करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन धरती पर मैं एक बार सभी का स्वागत करना चाहता हूं। एक मेरी प्रस्तावना या सूत्र संचालन करने से पहले मैं हमारे सातपुड़ा में बिरसा ब्रिगेड यह कैसे आए और इनका कार्य कैसा चल रहा है, ये एक दो शब्द में बात रखना चाहता हूं। बिरसा ब्रिगेड सातपुड़ा में आए हुए करीब 1 साल हो गया। एक साल में हमने सातपुड़ा में धुलिया डिस्ट्रिक्ट, जलगांव डिस्ट्रिक्ट और नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में हमने कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और सिरपुर तहसील के हर गांव-गांव जाके युवाओं को इकट्ठा करके उनको बिरसा का नॉलेज देके और बिरसा का ज्ञान लेना कितना जरूरी है, यह बताकर हमने सिरपुर तहसील में करीबन 17 से 18 शाखाएं अनावरण कर रखी है और यह 1 साल के अंदर में हमारे लिए एक गोल्डन चांस ऐसा आया कि सिरपुर में जैसे अपना बिरसा ब्रिगेड स्थापन हुआ, इस स्थापन के दौर पर हमारे लिए गोल्डन चांस ऐसा आया कि जब बिरसा ब्रिगेड की शाखाएं अनावरण हो रही थी, उसी में एक हमारा ग्राम पंचायत का इलेक्शन आ चुका था। उसमें हम अपने बिरसा ब्रिगेड का लक आजमाना चाहते थे कि हम बिरसा ब्रिगेड के युवा कहां तक काम कर सकते हैं। तो अपने आदिवासी क्षेत्र में 11 ग्राम पंचायत लगी थी, उसमें से हमने एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया, जो कि हमारे तहसील के चागड़ू ग्राम पंचायत में आती है। तो वहां पे 11 सीट पर इलेक्शन हुआ, उसमें हम बिरसा ब्रिगेड के कुल 11 उम्मीदवार खड़े किए हुए थे, उसमें से हम 9 उम्मीदवार जीत के यहाँ पे साबित कर दिया कि शिरपुर में बिरसा ब्रिगेड कुछ तो भी कर सकती है। ठीक है, बाकी मुद्दे पे बात करते हुए पिछले 2 दिन से हमारे प्रेरणास्थान, हमारे मार्गदर्शक, जो कि सरकार देश का चालक है, आदिवासी देश का मालक है, यह संदेश देने वाले, जिनके नस नसों में बिरसाई का संदेश एवं आदिवासियों को बचाने का भावना प्रेरित, ऐसे हमारे सभी के चाहते बिरसा ब्रिगेड के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय सतीश दादा पेंदाम साहब आज हमें आदिवासी के सूरवीर राघोजी भांगरे, टंटे मामा भील के विचार और संघर्ष से जुड़ी आदिवासी विचारधारा और आदिवासी युवा शक्ति इस विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। हमें ज्ञात है कि आप इस विचार को सुनकर बिरसाई का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। मैं आदरणीय सतीश दादा से अनुरोध करता हूं कि आप हमें अपनी मधुर वाणी से संबोधित करिए। जय आदिवासी। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय राघोजी, जय टंटा मामा। साथियों, आज का विषय युवाओं को लेकर है और युवाओं को विशेष करके बिरसा ब्रिगेड में बहुत बड़ा स्थान है युवाओं की और बहुत बड़ी संख्या में युवा बिरसा ब्रिगेड से जुड़े हैं। पूरे भारत में क्रियाशील 1 लाख के ऊपर युवा आज बिरसा ब्रिगेड से जुड़ गए हैं और समर्थन में 25 लाख के ऊपर युवा आज बिरसा ब्रिगेड के साथ में खड़े हैं पूरे 12 राज्य में। ये सच्चाई है। आज हम टंटा मामा, राघोजी भांगरे और बाकी शहीदों की विचारधारा से युवाओं का क्या संबंध होना चाहिए, युवा ने उनको किस दृष्टिकोण से उस तरफ देखना चाहिए और ये क्यों जरूरी है, इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। साथियों, एक लॉजिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। राघोजी भांगरे और टंटा भील, भगवान टंटा भील की जो
लाइन है, इसको समझने के लिए आपको बहुत बारीकी से इस तरफ गौर करने की जरूरत है। एक पहाड़ है जिसके दो हिस्से हैं। मैं दो पहाड़ नहीं बोल रहा हूं, एक पहाड़ है जिसके दो हिस्से हैं। इस पहाड़ पे समान सांस्कृतिक सामाजिक समानताएं दिखाई देती है। ये एक पहाड़ के दो हिस्से हैं, एक का नाम है सतपुड़ा और दूसरे का नाम सह्याद्री। ये पहाड़ नहीं है, इसको केवल आप पहाड़ी क्षेत्र बोल के सतपुड़ा पहाड़ या सह्याद्री पहाड़, ये पहाड़ नहीं है। ये उस समय आदिवासियों के अंडर में उनके अधिकार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता था। इन क्षेत्रों में एक राज्य आदिवासियों का है, रहा है पहाड़, कोलवाना, भीलवाना और गोंडवाना। ये जो बेल्ट है, इन बेल्ट में आदिवासियों की अपनी सत्ता थी, उनकी सांस्कृतिक सामाजिक सत्ता थी और उसके सांस्कृतिक सामाजिक अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। तो मैं आपके सामने जिस एंगल से इसको समझाना चाहता हूं, जिस दृष्टिकोण से आपको इन बातों को समझाना चाहता हूं, उसको आप सरलता से समझेंगे। साथियों, मेरा युवाओं से प्रश्न है। अभी मैंने देखा कि 60% युवा समाज के वो कंफ्यूज चल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये संगठन क्या होता है, ये समाज क्या होता है। उनको समाज का जो महत्व है, जो उसका सामाजिक वैज्ञानिक समाज शास्त्रीय महत्व है, जिसको सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बोलते हैं हम लोग, आपके जीवन में समाज का क्या महत्व है, ये पहले आप समझ लीजिए। आपके पास में क्या नहीं है और उसमें सबसे बड़ी जो चीज नहीं है, उसके बारे में आप लोग सोचना शुरू कर दीजिए। आपके पास में रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये तीनों चीजें उपलब्ध नहीं है। ये तीनों चीजें उपलब्ध क्यों नहीं है, उसके पीछे मुख्य कारण क्या है वो, और जिनके पास में तीनों चीजें उपलब्ध है और उसके बावजूद भी वो कमजोर है, भटके हुए हैं, ये दूसरा कारण। ये दोनों बातों को आपको समझना पड़ेगा। जिनके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोगों के सामने बुनियादी प्रश्न यह है कि उनको सपोर्ट नहीं है। उनके पास में एक दिशा नहीं है, एक डायरेक्शन नहीं है। और जिस समाज के पास में दिशा नहीं होती है, उस समाज की गति नहीं होती है, उस समाज की एकता नहीं होती। और दिशा कहां से होता है, दिशा कैसे निर्माण होती है? दिशा एक समाज की वैचारिक प्रवाह तय करती है। किन विचारों को लेकर यह समाज चल रहा है, कौन से तत्वज्ञान को, कौन से वाद को लेकर यह समाज चल रहा है। यह बहुत बुनियादी बात है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप अपने मन से सवाल पूछिए, एक प्रश्न अपने आप से कीजिए कि आपका समाज किन विचारों पे चल रहा है, किन के विचारों पे चल रहा है, कौन इसको संचालित कर रहा है, इसका कंट्रोल किन के पास में है और उनकी विचारधारा क्या है। जिनका कंट्रोल है उनकी विचारधारा कौन सी है, और अगर आपका कंट्रोल आपके समाज के ऊपर में नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब चीजें आपको सोचना पड़ेगा। आपके परिवार में आपका नियंत्रण है, आपके परिवार में आपकी बात को बहुत ज्यादा वेटेज मिलता है, बहुत ज्यादा सुनी जाती है, आपकी परिवार की बात को मान्य करते हैं पूरे परिवार के लोग। लेकिन दूसरा सवाल आपके सामने खड़ा होता है, आपकी समाज की बात को, समाज में किसकी बात मानी जाती है, कौन है, किनके माध्यम से समाज संचालित हो रहा है। ये कैसे देखा जाता है? ये देखा जाता है वैचारिक प्रवाह से, किन विचारों की तरफ समाज की युवा पीढ़ी जा रही है। जो समाज के बुजुर्ग है
जो वयोवृद्ध है उनकी जवाबदारी वर्तमान पर बात करने की है, लेकिन युवाओं पे दो जवाबदारी है, वर्तमान की भी और भविष्य की। जो वयोवृद्ध होते हैं वो भूतकाल का उदाहरण देके वर्तमान पे उसको विचार करने की बात करते हैं, लेकिन जो युवा होते हैं वो वर्तमान की उल्लेख करके, वर्तमान का विश्लेषण करके भविष्य की नींव रखते हैं। ये दोनों पीढ़ी में आपको फर्क समझ में आना चाहिए कि जो वयोवृद्ध लोग हैं वो भूतकाल की बातें करते हैं, उससे कुछ सीखते हैं और उसको वर्तमान में बात करने का, उसको वर्तमान में उससे सीख लेने की बात रखते हैं। लेकिन जो युवा है वो वर्तमान से सीख लेकर भविष्य की बात करते हैं। यानी किसी भी समाज का अगर बेस है तो वो युवा है। कोई समाज जिंदा है, इसके अगर आपको परीक्षण करना है कि वो समाज जिंदा कैसे है, तो पता चलता है उनकी युवाओं की एक विचारधारा है और उस विचारधारा पे समाज चल रहा है, इसलिए समाज जिंदा है ऐसा माना जाता है। समाज के जीवित होने का अगर आपको उदाहरण देना है तो उस समाज की विचारधारा को सामने रखना पड़ेगा। और ये याद रखो, जाति और समाज में बहुत फर्क है। जनजाति और समाज में जमीन आसमान का फर्क है। गोंड जनजाति है, भील जनजाति है, महादेव कोली जनजाति है, वारली जनजाति है, ठाकर जनजाति है, कोरकू जनजाति है, आंध जनजाति है। और समाज अलग है। समाज इन सब का मिश्रित, यानी इन सब का जो वहां अस्तित्व रहता है, प्रतिबिंब रहता है, उस पूरी व्यापक परिस्थिति और व्यवस्था को समाज बोलते हैं। सवाल यह है साथियों कि किसी ने आपसे पूछा कि आपके आदिवासी समाज का नियंत्रण किनके पास है, कौन संचालित करते हैं इस समाज को, इस समाज के चालक पालक और मालक कौन है, क्या बताओगे आप? किस विचारों से ये समाज चलता है, बता सकते हैं आप? किसी ने पूछ लिया आपसे कि आदिवासियों का संचालन कौन करते हैं, ये किन विचारों को मानते हैं, कौन इसको संचालित कर रहे हैं, पूरे देश के आदिवासियों को संचालित कौन कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? आपका घर किसके विचारों से चल रहा है ये तो छोटा प्रश्न है, लेकिन जिस घर के बाहर जब आप कदम रखते हो तो आपके साथ आपका समाज खड़ा रहता है, आपके समाज की प्रतिमा खड़ी रहती है। उस समाज के द्वारा दिए गए अधिकार, उसकी पहचान से आपको पहचाना जाता है, आपकी जाति से और आपके नाम से पहचाना नहीं जाता, आपके सामाजिक परिवेश से आपको पहचाना जाता है। और उस सामाजिक परिवेश का जो संरक्षण है वो बहुत बड़ी मात्रा में आपको जीने तक के नहीं, मरने के वक्त भी आपको वो लगता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक दो बातें आपके जीवन से जुड़ी रहती है, एक समाज और एक संघर्ष। ये बात पहले आप समझ लीजिए साथियों। जितने युवा हैं वो लोग सोचते हैं भैया हमारे राघू जी में कोई बात नहीं थी, आदिवासी युवा हमारे टंटा भील में कोई बात नहीं थी, इनकी प्रतिमा ऐसी बना दी गई थी, डकैत, चोर, डाकू, बंडखोर, ऐसे नामों से हमारे महापुरुषों को इन लोगों ने उनको खड़ा कर दिया, ताकि ये इसके पीछे का मुख्य षड्यंत्र ये था कि आदिवासियों की जो युवा पीढ़ी है वो इन शहीदों से प्रेरणा ना ले, आप उस विचार तक जाए ही ना, आपको रोक दिया जाए। और ऐसा ही हुआ कि आज हमारे लोग, बहुतांश लोग, बहुसंख्यक लोग इस विचारधारा की तरफ ना जाते हुए दूसरों की विचारधारा के शिकार हो गए। वो वहां गुलाम होते हुए अपने आप को नेता और प्रतिनिधि समझने लग गए। उनको ये मालूम ही नहीं कि उनका नहीं है वो विचारधारा उनकी नहीं है, वो विचारधारा उनका घर नहीं बना सकती, उनकी पहचान नहीं बना सकती, उनको पहचान नहीं दिला सकती। जो विचारधारा उनके अस्तित्व को नहीं खड़ा कर सकती है, उनकी पहचान नहीं खड़ी कर सकती है, उनके सामाजिक संघर्ष को परिभाषित नहीं कर सकती है, उन विचारों का आप प्रतिनिधित्व कैसे करते हो भाई? उन विचारों का समर्थन कैसे करते हो आप? इसको बोलते हैं कि गुलाम को अगर ये पता चल जाए
कि भाई मेरे को ये ईमानदारी से ये वाला काम करना है, तो वो सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखता है, अपने मालिक को खुश करने के लिए। अपने मालिक को खुश करना ही उसका परम कर्तव्य हो जाता है। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो वैचारिक गुलामी की तरफ जा रही है, ये बड़ी डेंजर बात है। और ये जो वैचारिक गुलामी है ये इस कदर बढ़ रही है कि हमारे आदमी को दूसरे के आंदोलनों में काम करना और उसका समाज में प्रचार और प्रसार करना, उसी को उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया। यानी दुश्मन की सेना का सेनापति बनकर ही अपने ही भाई के ऊपर हमला और उसको राजधर्म बना देना, उसको कर्तव्य बता देना, उसके लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर देना। एक तो ये बेवकूफ आदमी कर सकता है, दूसरा ये गद्दार आदमी कर सकता है, तीसरा ये स्वार्थी आदमी कर सकता है, और चौथा अज्ञानी आदमी कर सकता है। बेवकूफ, गद्दार, स्वार्थी और अज्ञानी आदमी ही इस टाइप की बात कर सकता है। उसको अपने समाज के निर्माण में किसी टाइप का, आप बताइए मेरे को, आप निर्माण कैसे करोगे समाज का? दूसरों की विचारधारा लेकर आप समाज का निर्माण करोगे क्या? आपकी अपनी विचारधारा कहाँ है जो हजारों साल से इस देश में, देश के जमीन पे दफन है? आपकी विचारधारा कहाँ है? आपका अपना क्या है? जब आप आपका अपना ढूंढने के लिए जाते हो तो ये तमाम सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं। भारत में 50% से ज्यादा युवा दूसरों के सामाजिक मिशन में काम कर रहे हैं। उनका अपना कोई सामाजिक मिशन में काम करने का ध्येय नहीं, वो उनके ध्येय की पूर्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। यानी ये जो महत्वपूर्ण सामाजिक जीवन समाज के वजह से आपको मिला है, उस समाज का कर्ज ना उतारते हुए आप उसी समाज के अस्तित्व को नेस्त नाबूद करने के लिए, उसकी पहचान को, उसकी संस्कृति को, उसकी भाषा को नेस्त नाबूद करने के लिए, उनके अधिकारों को नेस्त नाबूद करने के लिए, उनके हिस्सेदारी के अधिकारों को नेस्त नाबूद करने के लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसा कभी दूसरे जगह नहीं दिखाई देता है जो आदिवासी समाज में दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आपका अपना ही भाई दुश्मन की सेना का सेनापति बन के आपके सामने खड़ा है, और आदिवासी युवा पीढ़ी की तरफ सामने ये बड़ी दुविधाजनक स्थिति है कि किया क्या जाए, क्योंकि उनके सामने कोई रेडीमेड ऐसा आंदोलन उनके सामने नहीं है, उनके सामने ऐसी कोई रेडीमेड बात नहीं है, उनके सामने ऐसा कोई बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं है कि वो उसको लेके चला सके, उसको लेके चल सके। ये आदिवासी युवा पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। साथियों, युवा पीढ़ी के सामने किसी भी भारत के किसी भी युवा पीढ़ी, किसी भी समाज के, उस समाज के युवा पीढ़ी के सामने समाज को चलाने का प्रश्न रहता है। यहां उल्टा है, आदिवासी समाज में आपको निर्माण करना है, उसको पुनर्जीवित करना है, उसकी पुनर्स्थापना करना है, जो सांस्कृतिक समाज की पुनर्स्थापना करना है आपको, उस मिशन को खड़ा करना है और उसके बाद चलाना है। तो भारत की युवा पीढ़ी एक दुविधाजनक स्थिति में है आज, जहां उनको चलाने की जवाबदारी करनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, आज उनको निर्माण करने की भी जवाबदारी उनके हिस्से में आ गई है। इसलिए आदिवासी युवा पीढ़ी के ऊपर डबल जवाबदारी है, बहुत बड़ी जवाबदारी है। और ये इसलिए हुआ कि बीच के कालखंड में हमारे लोगों ने हमारे शहीदों की विचारधारा को छोड़ दिया, उस पर कोई काम नहीं किए। टंट्या मामा के मरने के बाद किसी ने अपने बच्चे का नाम टंट्या भील नहीं रखा। राघोजी भांगरे के मरने के बाद में, राघोजी भांगरे के मरने के बाद में किसी ने अपने बच्चे का नाम राघोजी नहीं रखा।
किसी ने बिरसा मुंडा नहीं रखा, किसी ने बाबूराव शर्मा के नहीं रखा, किसी ने रेंगा कोरकू नहीं रखा। क्यों? इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनके नाम के बारे में, उनकी प्रेरणा के बारे में, उनके विचारों के बारे में समाज में गलत फहमियां पैदा कर दी और गलत फहमी ने समाज को, समाज के शहीदों की विचारधारा, जो उनके पूर्वजों की विचारधारा है, उससे दूर कर दिया। ये गैप आ गई और ये गैप आने की वजह से हमारे लोगों ने उन शहीदों की प्रेरणा पे आंदोलन नहीं किए। अब हम सतपुड़ा में भगवान टंटे भील की विचारधारा को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। हम सह्याद्री में रामोजी भांगरे की विचारधारा को खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इधर तेलंगाना और विदर्भ में हम बाबूराव शर्मा की विचारधारा को निर्माण करने का काम कर रहे हैं। उस विचारों की प्रेरणा को खड़ा करना यानी उसको पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि व्यक्ति का शरीर बन सकता है लेकिन मिशन में विचार नहीं बनते। विचार जिंदा है, टंटे मामा जिंदा है, राघोजी भांगरे जिंदा है, बाबूराव शर्मा के जिंदा है, गुंडाधुर जिंदा है, तिलका मांझी जिंदा है। ये जिंदा विचारधारा है, आप उसको मरा हुआ मत समझिए। अरे मरे हुए आदमी की तो एक बार कब्र बनती है यार, लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में उनके पुतले बनते हैं। मरे हुए आदमी की एक बार कब्र बनती है, लेकिन शहीदों की हजारों की संख्या में उनके पुतले और उनके प्रेरणा स्थान निर्माण होते हैं। हजारों लोग उनके फॉलोअर रहते हैं जो आज भी उनको याद करते हैं। मरे हुए आदमी को याद किया जाता है केवल और केवल इस वजह से क्योंकि उसके शारीरिक अस्तित्व तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी विचारधारा और प्रेरणा आज भी जिंदा है। आपके माता पिता ने आपके लिए इतनी बड़ी बलिदान नहीं किए जो ये शहीदों ने किए। इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या रिश्ता था आपका इनसे? ये क्यों आप लोगों के लिए अपने आप को फांसी पे लटका दिए? ये लोगों ने आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, उस बारे में सोचा भी नहीं और रात और दिन सिर्फ केवल समाज की बात करते रहे, जाति की नहीं। क्या रिश्ता था आपके साथ? इस पर बात कीजिए। आपका क्या रिश्ता था? आपके माँ बाप ने आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ी, केवल आपको रोटी और रोजी का उन्होंने जुगाड़ करके दिया। लेकिन आपकी लड़ाई, आपके हिस्से की जो व्यवस्था से लड़ाई है, आपको रोटी भी व्यवस्था के तरफ से ही मिलती है, आपको सुविधाएं भी व्यवस्था की तरफ से मिलती है। इस व्यवस्था में आपके अस्तित्व को खड़ा करके आपके अधिकार में जो आज रोटी कपड़ा और मकान आया है, नौकरी आई है, जमीन आई है, ये किसकी बदौलत है? ये किसकी बदौलत है? थोड़ा आप इस बारे में सोचना जरूरी है। आप लोगों को किसने आपको आदिवासी बनाए रखा है? बदन पे कपड़े नहीं है लेकिन खुल के स्वाभिमान के साथ बोलता है मैं इस देश का मालिक हूं। ये स्वाभिमान, ये सम्मान आपको किसने दिया? नंगे आदमी को तो जानवर बोलना चाहिए। भारत में केवल कुछ दलित ओबीसी भाइयों को और बाकी पिछड़े भाइयों को छोड़ दिया जाए तो केवल आदिवासी जमात ऐसी है जिनके बदन पे कपड़े नहीं दिखाई देते, और जिसके बदन पे कपड़े नहीं है वो ये गर्व से बोलता है कि मैं इस देश का मालिक हूं। ये बोलने के लिए ये प्रेरणा, ये हिम्मत किसने लाया? प्रधानमंत्री के बाजू में सिक्योरिटी खड़ी रहती है, राष्ट्रपति के बाजू में सिक्योरिटी खड़ी रहती है, और वो राष्ट्रपति होने के भी बात नहीं बोल पाता है कि मैं इस देश का मालिक हूं। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नहीं बोल पाता है कि मैं इस देश का मालिक हूं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी नहीं बोल पाता है मैं इस देश का मालिक हूं। लेकिन आपका नंगे बदन वाला आदमी इस देश में बोलता है कि हाँ मैं आदिवासी हूं, सरकार देश की चालक है, मैं आदिवासी हूं, आदिवासी देश का मालिक है। ये बोलने की जो प्रेरणा है, इसके पीछे जो वैचारिक पार्श्वभूमि है, ये कहां से आई? किनकी प्रेरणा है?
किसी के हिस्से में 10 एकड़ जमीन आई, किसी के हिस्से में 2 एकड़ जमीन आई, किसी के हिस्से में 200 एकड़ जमीन आई। आपके गांव बच गए, आपके गांव के गांव बचे, जंगल में आपको स्थान मिला है। सरकार के खिलाफ में, जमींदारों के खिलाफ में, पूंजीपतियों के खिलाफ में, उपनिवेशवादी अंग्रेजों के खिलाफ में, यहाँ के उच्च वर्णियों के खिलाफ में, इस संयुक्त सत्ता के खिलाफ में जिन लोगों ने बिगड़ तैयारी के, कुछ ना रहते हुए भी, कोई साधन ना रहते हुए भी एक लंबी लड़ाई लड़ी और समाज के अधिकारों को दिलाया, वो है कौन? वो किसी भगवान से कम नहीं है। उनका स्थान हमारे माँ बाप से भी बड़ा है। आपको तो पैदा कर दिए, लेकिन आज आप आदिवासी कहलाते हो। इस देश के संविधान में आपको एक उचित स्थान है। आप जब घर से बाहर निकलते हो, नौकरी की आप तमन्ना करते हो, किस वजह से? क्योंकि आपको मालूम है वहां आपके लिए आरक्षण है। आपका अपना क्या योगदान है? युवा ने तो कुछ नहीं किया, वो तो पैदा हुआ और बाहर आया है, पढ़ाई किया और बाहर आया है। आते से ही आपको ये पहचान मिली है। एक इतिहास आपके सामने खड़ा दिखाई देता है। जब आप गौर से देखते हो तब आपको समझ में आता है कि यार ये क्या है, कौन से भगवान ने दिया है आपको, किस भगवान ने दिया है, कौन से धर्म के लोगों ने दिया है आपको, कौन से राजा ने दिया है। इस बारे में थोड़ा सोचो। 3 बातें हैं। जब हम राघोजी भांगरे के आंदोलन को देखते हैं, भगवान टंटे भिल के, महानायक टंटे भिल के आंदोलन को देखते हैं, महाविद्रोही महानायक, महान त्यागी राघोजी भांगरे, टंटे बाबा महानायक, मालिक भगवान टंटे भिल, इनके आंदोलन को देखते हैं। पुल्लेशूर शेर जैसा बाबूराव शर्मा के, इनके आंदोलन को देखते हैं। और निश्चित रूप से बाकी जितने हमारे शहीद है, आदिवासी शहीद है, उनके आंदोलन को देखते हैं। और अंत में बिरसा मुंडा के आंदोलन को देखते हैं। तब हमको पता चलता है कि हमारे हिस्से में आया क्या। साथियों, जिस कालखंड में भगवान टंटे भिल और महानायक राघोजी भांगरे का संघर्ष चल रहा था, उस वक्त यहां पे रियासत चलती थी, रियासत होती थी। रियासत यानी राजाशाही, पेशवाई। उस रियासत ने आदिवासियों की जमीन अंग्रेजों से मिलकर हड़प लिए थे। नहीं तो उस काल में आप, उस कालखंड में, उस समय आप अपने जमीन का साधबारा देख लीजिए, आपके नाम पे नहीं है। जब होलकर एम्पायर चल रहा था मध्य प्रदेश में, इधर आप पेशवाई चल रही थी महाराष्ट्र, क्या था आदिवासियों के पास में? उनके नाम के दस्तावेज तक नहीं थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपकी जितनी जमीनें थी वो हथिया ली गई थी, उस पर कब्जा हो गया था, उस पर अतिक्रमण हो गया था। 3 बातें होती है भाई। एक है भूमि का आवंटन, जो राजा करता है। दूसरा है भूमि का सुधार, जो सरकार करती है। एक राजा करता है, ये गौर से समझने वाली बात है। राजा क्या करता है? भूमि का आवंटन करता है, भूमि को बांटता है। सरकार भूमि का सुधार करती है, जिसको व्यवस्था बोलते हैं आप। लेकिन ये दोनों काम से बड़ा काम, यानी बिगर राजा और सरकार के, बिगर राजा और सत्ता के, बिगर राजा और भगवान के, जो काम इन शहीदों ने किया है, उस काम का नाम है भूमि मुक्ति। आपकी भूमि जो इन लोगों के पास में जमा हो गई थी, उस जमीन को छीन कर लाना और आपके हिस्से में डालना। पहला काम आपकी जमीन को छीनना और दूसरा उसको आपके हिस्से में लाते देना।
ये डबल काम है। राजा भी रहता तो जमीन ही बांटता, सरकार भी रहती तो जमीन का सुधार ही करती। लेकिन इन दोनों से बड़ा काम यानी भगवान से भी संभव नहीं होता था कि इनसे छीनना जमीन और आपको लाके देना, इनसे बचाना जमीन और आपके हिस्से में खड़े कर देना, आपके अधिकारों पे तरफ उसको मोड़ देना। इस बात को आप समझ लीजिए। घंटा मामा के आंदोलन में, राघोजी भांगरे के आंदोलन में, बाबूराव शर्मा के आंदोलन में, बिरसा मुंडा के आंदोलन में, गुंडाधुर के आंदोलन में, तिलका मांझी के आंदोलन में जितने शहीद है हमारे आदिवासी, कुमरा भीमू के आंदोलन में, आपको यह चीज दिखेगी कि आपकी जमीन जो छीनी गई थी उसको पहले वहां से मुक्त किया गया और उसके बाद समाज के बीच में उसका विकेंद्रीकरण किया गया, उसका विस्तार किया गया, उस पर सामूहिक सामाजिक अधिकारों को स्थापित किया गया। यह मामूली बात नहीं है। बाकी शहीदों में और आदिवासी शहीदों में यह फर्क है। मैं समाज परिवर्तक या परिवर्तनवादियों की बात नहीं कर रहा। मैं महात्मा फुले को एक दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं, बाबा साहब को एक दूसरे दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन जो संघर्ष है, जो जमीनी संघर्ष है, जो हथियारबंद संघर्ष था, वो इस दिशा में गया, इस दिशा में गया। मेरे सामने कुछ लोगों ने मेरे को एक सवाल पूछा कि भाई आप ऐसा बोलते हो कि जमीन छीनी गई और उसके बाद उसको सामूहिक सामाजिक अधिकार उस पर स्थापित किए गए, जो समाज के बीच में आवंटन किया गया, उसके विकेंद्रीकरण किया गया। ये कितने साल में टंटा भिल ने किया, ये कितने साल में राघोजी भांगरे ने किया, ये कितने साल में बाबूराव शर्मा के ने किया, ये कितने साल में बिरसा मुंडा ने किया। आप देखेंगे भाइयों, 15 से 20 साल, 15 से 20 साल के दौरान इतना बड़ा परिवर्तन। अब 15 साल यानी 5 लोकसभा इलेक्शन। अब आप लोगों ने 5 लोकसभा की जगह 11 लोकसभा इलेक्शन हम लोगों ने देख चुके हैं। हमको कौन सी राहत मिली? हमने कई राजा देख लीजिए, हमारे राजाओं की जमीन तो मठों की तरफ चले गई, उन्होंने मठों में दे दिए, लेकिन समाज के आदमी के बीच में उसका आवंटन नहीं किया गया। जिन लोगों ने आदिवासी राजाओं को राजा बनाया, यानी आदिवासी राजाओं को राजा मान्यता देने वाला आदिवासी समाज ही था, दूसरे लोगों की उतनी उनके प्रति श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसको आवंटित नहीं किया उस समाज को जिस समाज ने उनको राजा बनाया। वो जमीन का आवंटन उनके हिस्से में नहीं किया गया, उन्होंने मठों को दिए, बड़े बड़े मंदिरों के लिए जगह दे दी, समाज के लिए जगह नहीं दी। कहीं का भी लो, झारखंड को लो, उड़ीसा को लो, आसाम का लो, नागालैंड का लो, छत्तीसगढ़ का लो, बस्तर का लो, आप महाराष्ट्र का लो, कहीं की इन परिस्थिति की, इस वास्तविकता को आपको समझना पड़ेगा। वो जमीन मठों के लिए आवंटित की गई, लेकिन समाज के लिए आवंटित नहीं की गई। ये इसका मतलब ये था कि क्या वो विचारधारा, राजाओं की विचारधारा समाज का, पूरे संपूर्ण आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती थी क्या? नहीं। नेताओं की विचारधारा, वर्तमान स्तर पे भी अब नेताओं की विचारधारा संपूर्ण आदिवासी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है क्या? नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जितने आदिवासी शहीद हैं, जिन लोगों ने अपना जीवन निछावर कर दिया इस समाज के लिए, उनकी विचारधारा संपूर्ण आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है। ये सच्चाई है। इसलिए समाज शहीदों की विचारधारा पे चलेगा, राजाओं और नेताओं के विचारधारा पे नहीं चलेगा। जो युवा है उसके सामने आज चुनाव करने का, उसके सामने आज इसको सेलेक्ट करने की चुनौती है कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसने। जिसने आपके साथ गद्दारी नहीं किया, आप उसके साथ में जाइए। जिसने आपके साथ में अपने आप को आपके लिए कुर्बान कर डाला, आपके भविष्य की सोच को सामने रख के, जिसने युवा स्थिति में, बिरसा मुंडा की उम्र 24 साल, बाबूराव शर्मा की उम्र 25-26 साल, राघोजी भांगरे ने तो 16 साल तक के इसी टाइप का संघर्ष किया।
17 साल तक के टंटा भी जंगल में रहा और हथियारबंद लड़ाई लड़ते रहा लगातार। भारत में सबसे ज्यादा इतने देर तक के उपनिवेशवाद के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ में, पूंजीपतियों के खिलाफ में, उच्च वर्णियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ने का रिकॉर्ड तो टंडा मामा का रहा है, राघोजी भांगरे का रहा है। दूसरे से जमीन छीनना, उसको लाना, उस पर सामूहिक सामाजिक अधिकार स्थापित करना और समाज के बीच में उसका आवंटन करना, ये मामूली खेल नहीं है। अभी तो प्लॉट के लिए भाई भाई का मर्डर कर देता है। उस स्थिति से बाहर लाया हमको, उन परिस्थितियों से हम लोगों को बाहर निकाला गया है। कौन है ये लोग? चलो हम इनकी चिकित्सा कर लेते हैं। कौन है भाई टंटा भील? आपका कौन था? गुलाम था आपका? नौकर थे आप? कौन थे ये लोग? पागल थे? यस, ये दीवाने थे, इस समाज के दीवाने थे वो। उनमें जुनून था कि इस समाज के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे, इन परिस्थितियों में विद्रोह खड़ा करके एक नए समाज का निर्माण करेंगे। उन्होंने निर्माण करने की जवाबदारी ली थी, उन्होंने विद्रोह की जवाबदारी ली थी, उन्होंने अपने अधिकारों को पुनर्स्थापित करके उनको आवंटन की जवाबदारी ली थी। अरे राजा भी नहीं कर सकता यार ये काम? कर सकता है क्या? कौन सा नेता है भाई जिसने इस टाइप के काम में आपको ये किया है? बताइए। भारतीय पॉलिटिक्स में आदिवासियों के साथ इतनी ईमानदारी किसने किया है? थोड़ा बताइए। अनुभव है हमारे पास, 50 साल का राजनीतिक अनुभव। रिकॉर्ड देख लीजिए आप, कार्यकाल देख लीजिए, राजाओं का हजारों साल का इतिहास देख लीजिए आप, और शहीदों का एक छोटा सा इतिहास 20-25 साल उनकी जिंदगी के देख लीजिए, उन्होंने क्या किया। ये फर्क है विचारधारा में। लोगों ने बिरसा ब्रिगेड को पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि भाई आप लोग ये बात, सब चीजों का विरोध करते हैं और ये शहीदों की बात कर देते हैं, आप करना क्या चाहते हो? अरे आपका सरदार कौन होना चाहिए? सरदार ही गद्दार है। आपका सरदार कौन होना चाहिए? आपके विचार, किन विचारों को आपको जरूरत है? कौन से विचारधारा आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? कौन से विचारधारा समाज को निर्माण कर सकती है? उस बारे में सोचिए। जो काम भगवान ने नहीं किया, उन शहीदों ने तुम्हारे लिए काम किया। अब सबसे बड़ी तकलीफ की बात है, हमारे ही समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, हमारे ही समाज के विरोध में चलने वाली विचारधारा, हमारे ही समाज के सांस्कृतिक ताने बाने को ध्वस्त करने वाली विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। इससे ज्यादा दुखदायी बात कुछ हो नहीं सकती। यह सामाजिक मिशन की संभावनाओं को संपूर्णता नष्ट करने का षड्यंत्र है। पढ़ा लिखा आदमी आप किसको बोलेंगे? हमको पढ़ा लिखा आदमी नहीं होना, हमको सामाजिक आदमी होना। फिर वो अनपढ़ रहे या अच्छा पढ़ा लिखा रहे, नेता रहे चलेगा, वो आईएएस अधिकारी रहेगा चलेगा, वो हो सकता है अगर वो सामाजिक है तो। साथियों, सामाजिकता एक बहुत बड़ी चीज होती है। सामाजिकता का मतलब विचारों से है। मैयत में जाने का, शादी में जाने का, एक जाति के लोग एक जगह बैठ जाने का, ये कोई सामाजिक विचारधारा नहीं है। ये समाज के नाम का एक झूठा नाम लेकर एक एहसास खड़ा करके आपस में इंटरटेनमेंट करना है, यानी मनोरंजन करने के अलावा कुछ नहीं। जो परिवर्तक होते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को पता नहीं रहता था कि उनका बच्चा मर गया। महात्मा फुले की मरने के बाद उनकी क्या अवस्था हुई वो देखिए आप। इनको गोबरों से मारते थे लोग, पत्थरों से मारते थे सावित्रीबाई फुले। संभाजी महाराज के क्या हाल हुए? राजा का लड़का रहने के बाद में उसका इनकाउंटर किया गया, नाम दूसरे का है, सामने दूसरे को किया गया और पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद में क्या हुआ हाल? इस देश में शुरू से सही विचारों को दबाया गया और जो छद्म विचारधारा है
जो आपके लिए काम की नहीं है, जो नकली मेडिसिन है, जो नकली दवाई है, उसका प्रचार और प्रसार आपके सामने रखा गया। एक जो आपकी वास्तविक विचारधारा है उसको दबाना, और दूसरा जो नकली यानी आपकी जो ओरिजिनल दवाई है उसको छुपा देना और नकली दवाई आपके सामने रखना, यानी आपकी मृत्यु का पूरा इंतजाम कर दिया इन्होंने। आपकी सामाजिक मृत्यु का, आपकी वैचारिक मृत्यु का, आपकी सांस्कृतिक मृत्यु का पूरा इंतजाम, यानी आपकी शहीदों की विचारधारा को सामने नहीं आने देना, और जो विचारधारा तुम्हारे से कोई लेना देना ही नहीं है उसको आपकी प्रेरणा बना देना। ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र है, और इसके शिकार हमारे 50% लोग हुए हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हुए हैं। वो लोग अपने आप को विकासशील डेवलप्ड आदमी समझते हैं, जो गैर सामाजिक भाषा करते हैं। बुरा नहीं मानना, आप किसी विशिष्ट जनजाति की भी बात करते हो तो आप सामाजिक नहीं हो, आप गैर सामाजिक हो, क्योंकि आपको व्यापकता को समझना पड़ेगा। आप महादेव कोड़ी नहीं थे तब क्या थे, ये पूछेगा कोई। आप गोंड नहीं थे तब क्या थे, आप भील नहीं थे तब क्या थे, आप प्रधान नहीं थे तब क्या थे, आप कोरकू नहीं थे तब क्या थे, आप पारधी नहीं थे तब क्या थे, आप पावरा नहीं थे तब क्या थे, आप मुंडा नहीं थे तब क्या थे, आप संताल नहीं थे तब क्या थे, आप उराव नहीं थे तब क्या थे आप। अगर किसी ने आपसे पूछा, क्या जवाब है आपके पास? साथियों, ये वास्तविकता है कि जितने आदिवासी है एक ओरिजिन से निकले हैं, ये एक डीएनए के है, एक सांस्कृतिक ढांचा से निर्माण हुई चीजें, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये गलत थ्योरी आपके सामने रखते हैं कि विश्व का पहला आदमी अफ्रीका में पैदा हुआ। विश्व का पहला आदमी भारत में पैदा हुआ और वो अफ्रीका गया। वहां के आदिवासी, अफ्रीकी आदिवासियों को यहाँ के उच्च वर्णीय लोग, यहाँ के आर्यन मानसिकता के लोग, यहाँ के जो विदेशी लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि वो आदिवासी है। अफ्रीका में आदिवासी पहले आया, यानी यहाँ का जो आदिवासी है वो अफ्रीका से आया, ये साबित करने का षड्यंत्र है ये। कभी गोंडवाना के नाम से, कभी एंथ्रोपोलॉजी के नाम पर, कभी डीएनए के नाम पर, कभी क्षेत्र भौगोलिक उथल पुथल के नाम पर, यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी बाहर से आए। मैं युवाओं की तरफ ध्यान रख के ये बात कर रहा हूं, आप इसके शिकार मत होना। हाँ, राष्ट्र के प्रति हमारा सम्मान है, राष्ट्र का हम आदर करते हैं, राष्ट्र नाम की संस्था का हम आदर करते हैं, लेकिन पहले तय हो इस राष्ट्र में हम नागरिक भी है और मालिक भी है। आदिवासी मालिक पहले है, नागरिक बाद में है, क्योंकि राष्ट्र नाम की जो संकल्पना तुम्हारे सामने आई है ये 70 साल पहले आई है। जब बिरसा मुंडा का आंदोलन था तब राष्ट्र नाम की चीज कहां थी? जब टंट्या भील का आंदोलन था तब राष्ट्र नाम की चीज कहां थी? जब राघोजी भांगरे का आंदोलन था तब राष्ट्र नाम की चीज कहां थी? और ये राष्ट्र नाम की संस्था लाया किसने? किन्होंने कुर्बानी दी है इसके लिए? 70% आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी, नाम नहीं है उनका शहीदों की लिस्ट में। इन बातों को दिगर समझे। आप किसी आदिवासी महापुरुष का आप नाम खराब मत कीजिए, उनके आंदोलनों को आपने समझे नहीं। आंदोलन महानायक टंट्या भील का आंदोलन जब बहुत तेजी में था और 14 साल तक के अंग्रेजी हुकूमत जो उस वक्त इनके सपोर्ट से चल रही थी, यहाँ के उच्च वर्णीयों के सपोर्ट से चल रही थी, यहाँ के साहूकारों के सपोर्ट से चल रही थी, यहाँ के पूंजीपतियों के सपोर्ट से चल रही थी, यहाँ के धर्मावलंबियों के सपोर्ट से चल रही थी। अंग्रेजों के साथ में जो आदिवासियों का संघर्ष हुआ, उस वक्त ये लोग आदिवासियों के साथ में नहीं थे, ये अंग्रेजों के साथ में थे। ये संयुक्त रूप से आदिवासियों के साथ में लड़ रहे थे, क्योंकि आदिवासी साहूकार के भी खिलाफ में लड़ रहा था, वो उच्च वर्णीयों के साथ भी लड़ रहा था, वो अकेला हो गया था।
और ये अंग्रेजों को सामने रख के आदिवासियों पे आक्रमण करवा रहे थे। अंग्रेजों के ही माध्यम से आदिवासियों के खिलाफ में क्रिमिनल ट्राइबल बिल इन्होंने पास करवाया। विश्व के किसी देश में ऐसा बिल पास नहीं हुआ जो भारत में पास हुआ। जिसका देश जो अपनी जमीन के लिए विद्रोह कर रहा है उसको क्रिमिनल ट्राइब, गुनेगार जमात, जहां दिखेगा उसको मार दो, कोई केस नहीं बनेगी। ऐसा कानून विश्व के किसी भी देश में पास नहीं हुआ जो भारत में हुआ है। जब ये कानून तुम्हारे खिलाफ में पास हुआ है तब की व्यवस्था कैसी होगी, थोड़ा सोचिए आप। आदिवासी बच्चा पेट से निकलकर गुनाहगार बनता था। वो 1 साल की उम्र में भी उसको क्रिमिनल ट्राइबल बोलते थे। यानी वो गुनाहगार नहीं है, फिर भी पैदा होते से गुनाहगार। आज जो दृष्टिकोण हमारे पारधी भाइयों की तरफ देखा जाता है, जो आदिवासियों की तरफ देखा जाता है, सब अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे देश के हाल है ये क्यों भाई, ऐसा क्यों? नोमैडिक ट्राइब जिसको एंटी विजिलेंटी आप लोग बोलते हैं, ये भी उसके शिकार हुए। ये भी आदिवासियों के ही वंशज है, भटके जनजाति। ऐसा बिल आदिवासियों के खिलाफ में पास करने की जरूरत किसको हुई, किसको पड़ी? अंग्रेजों को क्या पड़ी थी? अंग्रेजों को यह समझाया गया कि ये लोग आपके खिलाफ में विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि जमींदार थक गया था, आदिवासियों के विद्रोह से घबरा गया था, साहूकार घबरा गया था टंटा मामा के आंदोलन से। जैसे पता चलता था कि टंटा मामा का आंदोलन, टंटा मामा इस क्षेत्र से गुजरने वाला है, साहूकार 5-5 दिन सोते नहीं थे, जमींदार 5-5 दिन नहीं सोते थे। वही हाल सह्याद्री में था, वही हाल सतपुड़ा में था। राघोजी भांगरे के भी आंदोलन में यही था। राघोजी भांगरे का जो आंदोलन, जिसका विश्लेषण आप लोग कर रहे हैं, गलत विश्लेषण हुआ है उनका बहुत सारी चीजों। राघोजी भांगरे ने पहाड़ों पर लोगों को बसाया। आज जो बस्तियां दिखती है ना सह्याद्री में, कोई भगवान आके बसाया नहीं है। आपके पास तो कुछ नहीं था, आपके 7-12 नहीं थे। क्या संघर्ष होगा, क्या लेवल होगा उस संघर्ष का? कितने जमीनी स्तर पे उनको लड़ाई लड़ना पड़ रहा होगा, एक तरफ जमींदार से, साहूकार से, पेशवाइयों से और अंग्रेजों से भी। मैंने देखा नहीं भारत में ऐसे कम उदाहरण, बहुत इक्के दुक्के उदाहरण दिखाई दे रहे। जब आदिवासी अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, तब ये लोग जो आज अपने भारत को भारत भारत बोल रहे, हिंदू राष्ट्र बोल रहे, बाकी रहे, ये क्या कर रहे थे? आदिवासियों के साथ में थे गए। 70% आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी। तब इनकी भूमिका क्या थी? जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी भूमिका आपके विरोध में ही दिखाई दे रही है। पूरे साहूकार आदिवासियों के खिलाफ में, पूरे जमींदार आदिवासियों के खिलाफ में थे। खुलेआम आदिवासियों को मारा जाता था, लाखों की संख्या में आदिवासी मरते थे और उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती थी कि ये मर गया है करके। ये भारत में हुआ है, इसका सबूत है क्रिमिनल ट्राइबल बिल। तो युवाओं को इस बात को भूल के आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहले क्या था, क्या हुआ है आपके साथ, और अभी नहीं होना चाहिए अपने आने वाली जनरेशन के साथ में। हम राष्ट्र में रहना चाहिए, राष्ट्र में हमारा अधिकार होना चाहिए। ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, सत्ता किसी और को भी होगी। टंटा मामा ने बोला था, सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। आपको उनके मालिक शब्द के पीछे क्या था? राघोजी भांगरे का आंदोलन जब हम सह्याद्री से देखते हैं, आपको पंढरपुर में भी राघोजी भांगरे के आंदोलन के अवशेष मिले। केवल पहाड़ी एरिया में मत देखो आप। जो संभाजी महाराज के बाद में जो परिवार था, उसका प्रोटेक्शन किसने किया? मराठा समाज पे जो पेशवाई हमले हो रहे थे, बाकी ओबीसी पे जो हमले हो रहे थे, उसके लिए कौन आगे आया? अब राघोजी भांगरे को केवल एक समाज तक के सीमित देखकर ये उनके एक क्रांतिकारी का अपमान है। एक जाति तक उसको देखना ये क्रांतिकारी का अपमान है।
मैं देखता हूँ एक बचपन है हमारे लोगों के बीच में। मैं पहले जब बिरसा मुंडा के लिए लोगों के बीच में जाता था तो लोग हंसते थे, मेरे को पूछते थे तुम्हारा रिश्तेदार है क्या, कौन है ये। बहुत तकलीफ होती थी कि शहीदों के बारे में भी जाति पीछे रखकर सोचते हो आप। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और ऐसा आदमी क्या समाज का नेतृत्व करेगा। ये तो ऐसा हो गया, एक बच्चा है जिसके मुंह में चॉकलेट है जाति की, पार्टी की, क्षेत्र की, क्षेत्रवाद, पार्टीवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, संगठनवाद का चॉकलेट जिसके मुंह पे है, लॉलीपॉप है जिसके मुंह में, वो क्या लड़ाई लड़ेगा। लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना, समाज का प्रतिनिधित्व करना, उसको जवाबदारी, समझदारी, ये दोनों क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, और ईमानदारी, तीनों क्वालिटी। एक जवाबदारी, दूसरी समझदारी और तीसरी ईमानदारी। इसके बगैर समाज का निर्माण नहीं कर सकते हम। तो जो आदिवासी युवा है उनके सामने विचारधारा का चुनाव करना, यानी कौन सी विचारधारा से हम जिंदा रहना चाहिए, किन विचारों को अपना के हम अपने बात को सामने रखना चाहिए, इसका जो चुनाव है ये बड़ी चीज होती है। आप लड़की ढूंढने जाते हो, लड़का ढूंढने जाते हो, ये बहुत आसान टास्क है। लेकिन जब विचारों के चुनाव की बात आती है, आप जब घर से बाहर निकलते हो तो आप पूरे परिसर में सबके संपर्क में रहते हो, तब आपके पास एक वैचारिक वारसा होना, एक सामाजिक विचारधारा, एक विशिष्ट विचारधारा जो आपके प्रतिबिंब, प्रतिनिधित्व और आपके अस्तित्व से जुड़ी हो, उन विचारों का होना बहुत जरूरी है। और आदिवासी युवा पीढ़ी के सामने आज ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि कौन से विचारों का चुनाव करके अपना जीवन आगे बढ़ाए, कौन से विचारों को अपना के अपना जीवन आगे बढ़ाए, कौन से विचारों को साथ में रख के उसका मिशन खड़ा करके अपने आने वाली पीढ़ी को दे। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। वर्तमान में आप देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। परेशान हो गए थे अंग्रेज, होलकर एम्पायर भी परेशान हो गया था, माना एक टेंटरविल से। तो एक ऑफर भेजा गया था उनको कि आप 2000 एकड़ जमीन ले लीजिए, एक परिसर आपके पास में ले लीजिए और इस लड़ाई को यही रोक दिया जाए। थोड़ी समझने वाली बात है। राघोजी भांगरे को 700 एकड़ जमीन का ऑफर था। आप 700 एकड़ जमीन ले लीजिए, आप इस संघर्ष को रोक दीजिए, इस विद्रोह को रोक दीजिए, आपके साथ में हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। अगर राघोजी भांगरे चाहते तो सुकून से अपनी जिंदगी जी सकते थे। रामाजी भांगरे चाहते, उनके पिताजी, तो वो सुकून से जिंदगी जी सकते थे। टंटा भील चाहते तो राजा जी से जिंदगी जी सकते थे। बाबूराव शर्मा चाहते तो वो उन जमींदार परिवार में पैदा होकर भी उस छोटी सी उम्र में उनकी शिक्षा, इंग्लिश मीडियम की शिक्षा जबलपुर में हुई। वहां उनको टंटा भील की प्रेरणा मिली, वहां उनको समझ में आया इस आंदोलन की ये। वो चाहते तो वो भी जमींदार बनते और राजा से अच्छा जीवन जी लेते हो। लेकिन इन्होंने सेटलमेंट नहीं किया, इन्होंने समझौता नहीं किया। आपसे पूछता हूं मैं अभी, जब इन महापुरुषों ने समाज के खातिर पूरे अच्छे वैभवशाली जीवन का इन्होंने समझौता नहीं किया और खुलेआम जैसी स्थिति में वैसे ही समाज के लिए संघर्ष करते रहे, उन्होंने समझौता नहीं किया, आप कैसे समझौता कर लिए भाई? हमारे महापुरुषों ने हमारे दुश्मनों के साथ में समझौता नहीं किया, आप कैसे कर लीजिए? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि ये गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों के दुश्मन कौन है? कौन इनका शोषण कर रहा है, कौन इनका दमन कर रहा है? हम कैसे कर लिए समझौता इनसे?
ये एक बात प्रमाणित करती है कि सामाजिक लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य ये जीवन से बड़ा था उनके लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन से, पारिवारिक जीवन से बड़ा था। यानी जो सामाजिक मिशन होता है वो आपके परिवार और आपके व्यक्तिगत जीवन से भी बड़ी चीज होती है, जिसके लिए आपको जीना है। हम छोटी चीजों के लिए जीते और अपना जीवन काट लेते हैं, लेकिन जब बड़ी चीजों का चुनाव करने की बात आती है साथियों, वहां आपकी बुद्धि, आपकी विचारधारा, आपका तर्क वितर्क और फर्क करने की जो ताकत है, एक दूरदृष्टि रखकर आपको जो निर्णय लेने की ताकत है, वो होना बहुत जरूरी है। और वही चीज आज पूरे आदिवासी युवाओं के सामने चुनौती के रूप में है। बिरसा ब्रिगेड ने करीब करीब भारत के, यकीन मानिए, 150 से ज्यादा जनजातियों के लोगों को जोड़ दिया, और वो समर्पित भाव से इस मिशन को चला रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनसे संपर्क भी नहीं हुआ और वो मिशन चला रहे हैं। वो जरूरी नहीं है आपको किसी से पूछने की, लेकिन अगर आपको संयुक्त रूप से कुछ करना होता है तो एक दूसरे की सलाह लेना बहुत जरूरी है। जो आदिवासी युवा है, अगर उनको भविष्य की रणनीति और वर्तमान में अपनी सुरक्षा, देखो आपके डेवलपमेंट से बड़ी चीज है सुरक्षा। जिंदा रहोगे तो लड़ पाओगे, कुछ बन पाओगे। जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो आप क्या कर पाओगे? तो सुरक्षा को बहुत महत्व है। तो किसी भी विचारों का चुनाव करते वक्त आप अपनी सुरक्षा के बारे में पहले सोचिए। किसी भी विचारधारा का चुनाव करते वक्त आप अपने भविष्य के बारे में, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचिए। किसी भी विचारधारा का चुनाव करते वक्त आप इस बात का संज्ञान लें कि कौन सी विचारधारा हमारे साथ ईमानदारी की और कौन से विचारों का प्रभाव हजारों साल से हमारे साथ में है, जिसकी वजह से हम, चाहे जिस कंडीशन में हमारा वजूद बचा हुआ है, हमारा अस्तित्व बचा हुआ है। बिरसा ब्रिगेड ने जितने युवा हैं उनके सामने उनको बोला नहीं कि आप आइए और बिरसा ब्रिगेड को ज्वाइन कीजिए। ये कभी हमारी पॉलिसी नहीं रही है अपनी, ना ही आदिवासी विचार मंच की पॉलिसी रही है, ना ही गोंडवाना यूथ, हमारा गोंडवाना इंटेलेक्चुअल फोरम की बात रही है, ना ही हमारे इंडिजिनियस पीपल स्टूडेंट फेडरेशन या आदिवासी विद्यार्थी संघ की बात रही है। ऐसा हमने नहीं किया। बिरसा ब्रिगेड का पहला थ्योरी यही है कि आप समझो, संगठन का चुनाव करने के पहले विचारों का चुनाव कर लीजिए। आप उस विचारधारा का चुनाव पहले जरूरी है, बाद में संगठन का चुनाव करना। और विचारधारा का चुनाव करना ये पहली स्टेप है मिशनरी बनने के लिए। विचारधारा का आपने चुनाव कर लिए तो समझ लीजिए आपके पास में एक दृष्टिकोण आ जाता है, एक दृष्टि आ जाती है, देखने की ताकत आ जाती है आपके पास। वो एक फलसफा आपके पास होता है, एक आईना आपके सामने आ जाता है कि हमने व्यवस्था को कैसे देखना है। और फिर दूसरा, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए, यानी अस्तित्व के बारे में, अपने सामाजिक अस्तित्व के बारे में सोचिए। उसके बाद में आपकी आने वाली जनरेशन के फ्यूचर के बारे में सोचिए, उनके अस्तित्व के बारे में सोचिए। साथ ही साथ अपनी पहचान और अधिकारों के बारे में भी सोचिए। जो विचारधारा आपको अपनी पहचान से नजदीक ले जाती है, जो विचारधारा आपके अस्तित्व को नजदीक ले जाती है, जो विचारधारा आपके संघर्ष को सही दिशा में लेके जाती है, जो विचारधारा आपके वजूद को बचाती है, आपकी प्राचीनता को बचाती है, आपके मूल को बचाती है, उन विचारधारा को आप स्वीकार करो, उसका चुनाव करो। ये आदिवासी युवा पीढ़ी के सामने, युवा शक्ति के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। संगठन तो आप हजारों बना लेंगे, आप संगठन तो बना जाओगे, विचारधारा कैसे निर्माण करोगे भाई? कहां से लाओगे? किराए की विचारधारा लेके आप काम करोगे? बिरसा ब्रिगेड को आप, या इस मिशन को, इस आदिवासी मिशन को आप इस तरीके से मत देखिए।
हमारे ऊपर जवाबदारी केवल आदिवासियों की नहीं है, हमको दलित भाइयों को भी लेना है, भटके भाइयों को भी लेना है, ओबीसी को भी लेना है, माइनॉरिटी को लेना है, और बाकी वंचित शोषित जो भी लोग हैं उन लोगों को भी हमारे साथ में लेना है। जवाबदारी बहुत बड़ी है। आज आपको अपने लिए एक विचारों का चुनाव करना। देखो, मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता हूं कि कोई सदस्यता ले लिया तो वो नहीं, उसको एक उसमें एक क्वालिटी पैदा करो, उसको इस लायक बना दो कि वो खुद विचारों का चुनाव कर सके, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति आएंगे कहीं चले जाएंगे। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं कल नहीं रहूंगा, लेकिन जिस विचारधारा की मैं बात कर रहा हूं वो विचारधारा ने सदियों से आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की। व्यक्ति गद्दार हो सकता है, विचारधारा गद्दार नहीं होगी। इसलिए विचारों का चुनाव करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है सामाजिक संघर्ष के फील्ड में, सामाजिक मिशन के फील्ड में। आज का जो विषय है यह बड़ा विषय है, इसको 3 पार्ट में अपने को रखने की जरूरत है। मुझे बहुत बोलना है इस पर बहुत बात करना है। मैं मोहन हुंडे सर, पावरा सर, सब लोगों से, आप लोगों को विनती करता हूं, अपील करता हूं कि इस विषय को बढ़ाइए, इसके लिए बड़ा टाइम रखिए और इसको एक अच्छे तरीके से फिर से इसकी सीरीज शुरू करनी। मैं चाहूंगा इसमें मैं बार बार बोलूं, क्योंकि इस पे सखोल बात करने की जरूरत है, इस पे पूरी बात करने की, डिटेल बात करने की जरूरत है। जब तक कि आप डिटेल में बात नहीं करेंगे तब तक कि आप क्लियर नहीं होंगे। तो आज का जो एक डिस्कशन है उसमें जब हम राघोजी भांगरे, कंटा भील, बाबूराव शेरबाके या बाकी हमारे शहीदों को देखते हैं तो उनकी सामने जो परिस्थिति रही है और किन परिस्थितियों में उन्होंने काम किए, किस टाइप से काम किए, तो मैं उनके कार्य, उनके त्याग और उनकी मेहनत, उनकी समाज के साथ ईमानदारी, उनकी समझदारी और उनकी जो पहरेदारी थी समाज की, उसको देख के मुझे ऐसा लगता है वो हमारे ओरिजिनल भगवान है, वही सच्चे भगवान है हमारे, जिसको गॉड बोलते हैं, जीओडी गॉड। अभी मैं फिर से सब लोगों को अपील कर रहा हूं कि गॉड सम्मेलन करो। समाज के चालक, पालक और मालक, समाज के बुद्धिजीवी, समाज के कर्मचारी, समाज के अधिकारी, यही समाज के भगवान है। कोई ऊपर से भगवान आके इस समाज को निर्माण नहीं करेगा। समाज का निर्माण मानव ने किया है, भगवान का क्या लेना देना है उसमें। तो इसमें परिवर्तन, इसमें सुधार, इसमें बदलाव भी मानव ही करेगा। समाज ये मानव निर्मित संस्था है, इसलिए इसमें किसी काल्पनिक शास्त्र का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसमें वास्तविक शास्त्र होना चाहिए, इसमें समाज शास्त्र होना चाहिए, इसमें मानव शास्त्र। समाज अगर निर्माण करना है तो कोई काल्पनिक बातें करके आप समाज का निर्माण नहीं कर सकते। तो जितनी युवा शक्ति है, मेरी आप लोगों से पहली प्राथमिक, आज का जो पहला मेरा डिटेल ये है, यानी आपसे अपील है कि आप विचारों का चुनाव कैसे करते हैं इसको पहले समझ लिया जाए। मैं, समय ज्यादा हो रहा है, मैं यहाँ रुकता हूँ। आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग मेरे से सवाल करें। मैं जितना देर भी बोलूंगा कम है। हुंडे सर और भी जो लोग हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। अपने फेसबुक पेज पे पूरे देश भर के लोग अभी ज्वाइन हुए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, गुजरात के, छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं। तो छत्तीसगढ़ के कुछ कार्यकर्ताओं ने बोले कि बस्तर के भी बारे में कुछ 2 मिनट ज्यादा बोलिए। बस्तर का भी पूरे देश के सामने चित्र रखिए। बस्तर कश्मीर से ज्यादा बुरे हाल है। बस्तर और गढ़चिरौली संभाग के कश्मीर जैसे ही हाल है। पहले हम कश्मीरी जो सुनते थे आतंकी आए गए, वहां किसी आदिवासी लड़के ने बताया कि मैं बस्तर का रहने वाला हूँ, मैं गढ़चिरौली का रहने वाला हूँ, मैं नारायणपुर का रहने वाला हूँ, मैं दंतेवाड़ा का रहने वाला हूँ, मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, तो उसकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। उनको ऐसा लगता है नक्सलवादी है। यहाँ के युवाओं को शहर में घर नहीं मिलते हैं, ये पहचान हमारी बना दी गई है। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि जो आदिवासी युवा एजुकेशन लेके लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से भी संघर्ष करना चाहते, उनको उसी श्रृंखला में खड़े करने का ट्रेंड शुरू हो। ये षड्यंत्र है। हमारे किसी आंदोलन को भी इससे जोड़ दिया जाता है। ये बहुत आसान तरीका है कि किसी को आपने एक बार नक्सल बोल दिया तो आप उसको मार सकते हो, उसको बंदूक से भी मार सकते हो। नक्सल बोलने के बाद उनको मारने का लाइसेंस मिल जाता है आपको।
जैसे राक्षस बोलने के बाद में उसकी मृत्यु होती थी, उसकी हत्या होती थी राक्षस की, तो कोई गुनाह नहीं होता था। उसके बाद में क्रिमिनल ट्राइबल बोलने के बाद में उसको मार दिया जाता था, तो कोई गुनाह दाखिल नहीं होता था। वैसे आपको अगर आप नहीं भी हो और आपको नक्सल बोल दिए और उसके बाद मार दिए तो कोई चर्चा नहीं होती। ये एक डर है, एक व्यवस्था का। ये दूसरी चीज, आदिवासी फंसा हुआ है इन क्षेत्रों में। बस्तर में आदिवासी दोनों तरफ से फंसा हुआ है, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ नक्सल, उसके बीच में आदिवासी समाज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आदिवासी समाज का सामाजिक प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं है। उनकी कोई सामाजिक वकालत नहीं करता है। वो सामाजिक वकालत की जरूरत है आज। तो बस्तर का आदमी केवल बस्तर को ही दुनिया समझ लिया है, गढ़चिरौली का आदमी केवल गढ़चिरौली को दुनिया समझ लिया है, इधर झारखंड का आदमी, उड़ीसा का आदमी उसी को दुनिया। ये नहीं चलेगा। आपको सामूहिक रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर आपको सामाजिक रूप से सोचना पड़ेगा। आपको राष्ट्रीय स्तर पर समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब उस समस्या को हम लोग दे सकते हैं, ताकि पूरे लोग आपके साथ खड़े रहे। बाकी जो हमारे समाज बांधव हुए, ओबीसी, एससी, एसटी, ओपन के भी लोग, उनको ये बात समझे। सबसे बदतर हालत आदिवासियों की। मैंने कल ही अपने स्पीच में आप लोगों को बताया, 60% पैरामिलिट्री फोर्सेस आदिवासी क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। क्या चल रहा है? एक आदमी जिसके बदन पे कपड़े नहीं, जो घास के झोपड़े में रहता है, जिसको खाने को अनाज नहीं मिलता है, जो दिन में 2 दिन में एक बार खाना खाता है, उसकी सिक्योरिटी में एक AK-47 लेके वो क्या कर रहा है? वहां क्या है? ना वहां लाइब्रेरी बनी, ना वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ना कोई ऐसी संयुक्त प्लानिंग हो रही है। एक दो विचारधारा के बीच में आदिवासी फंस चुका है। आदिवासी का अपना निर्णय नहीं हो पा रहा है। और मैं किसी विचारधारा की वकालत नहीं करता, कोई भी आदिवासियों के साथ में दिखाई नहीं दे रहा है। कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये ब्लेम कर रहे हैं हम कि आदिवासियों की हालत बहुत बदतर है। वहां दहशत में है हम, डर के साए में जी रहे हैं हम। डर के मारे कोई अगर कुछ हादसा हो जाता है इन क्षेत्रों में, तो वहां के विधायक और वहां के MP भी वहां संसद में नहीं बात करते। ये सच्चाई है। चाहे बात गढ़चिरौली की लो, बस्तर की लो, नारायणपुर की लो, दंतेवाड़ा की लो, कभी पुलिस गलत कर देती है, कभी नक्सल गलत कर देती है। इन दोनों के खिलाफ में बात नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, वहां आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनकी लीडरशिप नहीं है, उनकी सोशल लीडरशिप नहीं है, क्योंकि सोशल बेस नहीं है, वहां सामाजिक आंदोलन नहीं है आदिवासियों। जब आपका कुछ नहीं, आप सामाजिक वकालत कैसे करोगे? अपने प्रश्नों को आप कैसे रखोगे? हमको डिसीजन लेना है, हमको निर्णय लेना है आज कि क्या रास्ता चुनना है हमारे लिए, क्या होगा हमारा। हमारे महापुरुषों को भी हमको देखते वक्त ये नहीं देखना है कि भैया अगर मैं कोई एक जाति का कोई महापुरुष है तो मेरे को ये इसका पुतला बिठाओ, इसका पुतला मत बिठाओ। ऐसे भी मानसिकता के लोग दिखते हैं समाज में। ये बच्चा मानसिकता बोलते हैं, मैं इसको कोई मानसिकता मानता ही नहीं। जिनके पास में एंगल नहीं है, जिनके पास में दृष्टिकोण नहीं है, वो क्या करेंगे? अभी ये आदिवासी क्षेत्र के नाम से नहीं जाने जाते गढ़चिरौली क्षेत्र। और ये मैं रात में कल बताया, दुर्गम क्षेत्र की, दुर्गम भारत की बात किया मैंने। दस्यु भारत, जिसको वेदों में दस्यु बोला गया, जिसको सबसे बड़ा दुश्मन माना आर्यों ने, वो आदिवासी है। कभी इसको दंडकारण्य बोल दिए, कभी कुछ बोल दिए। वहां के हालत क्या है? अब वो आदिवासी क्षेत्र के नाम से नहीं जाने जाते, वो नक्सलग्रस्त क्षेत्र के नाम से जाना जाते हैं। जब नक्सलग्रस्त क्षेत्र की बात होती है तो एक तो आर्मी आती है, दूसरी चीजें पैकेज में आती है। जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट है, जो लोकतांत्रिक, वास्तविक लोकतांत्रिक डेवलपमेंट है, जिसको स्टेट सोशलिज्म बोलते हैं हम, राज्य समाजवाद बोलते हैं, वो चीजें वहां दिखाई नहीं दे रही जमीन पर। ये किसका फेल्यूअर है? कौन यहाँ पर हम कम पड़ गए? कौन सी बातें यहाँ नहीं हुई? ये दूसरी चर्चा का विषय है। लेकिन मैं बस्तर के आदिवासी युवाओं से विनती करता हूं कि भाई आप जुड़ो, आप सामाजिक आंदोलन को समझो, सामाजिक मिशन को समझो।
मैं धार्मिक मिशन में बहुत इंटरेस्टेड आदमी नहीं हूं, मैं उन बातों पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सामाजिक इस पे बात करो, काल्पनिक शास्त्र नहीं, वास्तविक शास्त्र पे बात करो। अब अपने सांस्कृतिक समाजवाद को समझो और उसकी तरफ आके एक समाज का निर्माण करो, एक संगठन का निर्माण। आपकी बात तो रखी जाए, आपकी बात सुनेगा कौन जब आपके पास संगठन नहीं रहेगा? वहां इलेक्शंस होते हैं, आदिवासी की मर्जी से होते हैं क्या? पूरे तो आदिवासी है, क्या आदिवासी अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते क्या? वोट आदिवासियों के रहते हैं, लोग आदिवासियों के रहते हैं, लेकिन नेता किसी पार्टी का हो जाता है और वो पार्टी का होने की वजह से वो विशिष्ट लोगों के स्वार्थ के लिए, उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में काम करने के लिए तत्पर रहता है। उसको समाज का कोई प्रेशर नहीं रहता जितना उसके दिमाग में पार्टी का प्रेशर रहता है। तो मेरी युवाओं से विनती है, आप विचारों का चुनाव करो, आप एक डायरेक्शन चुनो। अगर आप नहीं चुनेंगे तो आने वाली जनरेशन वहां दिखाई नहीं देगी। गांव छोड़ छोड़ के लोग भग रहे हैं, ये सभी जगह के हालात हो गए। शहर से सटे हुए गांव में भी यही दिखाई दे रहा है, काम नहीं है लोगों के पास। पत्थर गोटे फोड़ने के काम, गड्ढे खोदने के काम भी अब आदिवासियों के हिस्से में नहीं आएंगे। नौकरियां बंद हो रही है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपके पास स्किल नहीं है, पैसा नहीं है, आप कैसे जिंदा रहोगे? आपकी जनरेशन कैसे जिंदा रहेगी? इसकी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं? मैं पहले ही इस बात को शुरू किया कि आपका समाज, आदिवासी समाज किनके विचारों पे चलता है, कौन संचालन कर रहे हैं इसके चालक पालक मालक कौन है? एक गाड़ी होती है, उसका भी चालक पालक मालक होता है, ये तो समाज है, इसके चालक पालक मालक कौन है? Who are the gods? कौन है इसके लिए जवाबदार? इस समाज के लिए समझदार, जवाबदार, ईमानदार और पहरेदार कौन है? कौन से वर्ग है? कहां है वो समूह? कौन चला रहे हैं इसको? कौन ले रहे जवाबदारी इसकी? अनाथ हो गए हम, हमारी अपनी कोई सोच खड़ी नहीं हो पा रही है, हमारा अपना कोई मिशन खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी को गलत या किसी को सही बोल के भी हम ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकता। दुख हमारा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए, और लड़ाई हमारी है तो उसके लिए प्रॉपर संगठन भी हमारा होना चाहिए, आंदोलन भी हमारा होना चाहिए। और आंदोलन हमारा है तो व्यक्ति, उसके लिए विचार करने वाले, उसके लिए त्याग करने वाले, उसके लिए जमीन पर संघर्ष करने वाले लोग भी हमारे होने चाहिए, उसके लिए नेतृत्व भी हमारा होना चाहिए और त्याग भी हमारा ही होना चाहिए। आज कितने आदिवासी पढ़े लिखे युवा है, वो अपने क्षेत्र में जाने के लिए इच्छा नहीं रखते, काम करने की तैयारी नहीं है, वो मॉडर्न फैसिलिटीज की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ गया है। वो पछड़े में पढ़ना ही नहीं चाहते, क्या हो रहा है होने दो, मर रहे हैं मरने दो, कट रहे हैं कटने दो, जो भग रहा है भगने दो, किसी को कोई मार रहा है मारने दो, हमको इससे कोई लेना। जैसा वो पढ़ा लिखा होता है उतना ज्यादा स्वार्थी दिखाई दे रहा है, उतना गैर जवाबदार हो जाता है। वो डर रहा है, उसके मन में कहीं ना कहीं डर है, ये डर भी निकलने की जरूरत है। दहशत में है आदिवासी, और ये एक षड्यंत्र चल रहा है आदिवासियों को दहशत में रखने का। इस दहशत से निकालने के लिए आपको अपनी सामाजिक जवाबदारी को समझना पड़ेगा, अपने मिशन को समझना पड़ेगा। यही मेरी आप लोगों से अपील है। किसी समय और अच्छी तरीके से हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों से विनती करता हूं भाई कि जागृति ये सबसे बड़ी चीज है, एजुकेशन ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। आपके एजुकेशन के साथ साथ आपके पास में आपका सोशल एजुकेशन भी होना, ये सबसे बड़ी जवाबदारी है। और उसी के लिए मिशन खड़ा किया गया है कि आपका आदमी एजुकेशन तो ले ले, लेकिन सोशल एजुकेशन भी उसके पास में रहे। आप सरकार के भरोसे आदिवासी समाज को छोड़ नहीं सकते, नेताओं के भरोसे आदिवासी समाज को छोड़ नहीं सकते, या किसी आंदोलन के भरोसे आदिवासियों को समाज को नहीं छोड़ सकते। आपको अपना जवाबदार वर्ग खड़ा करना पड़ेगा, और वही जवाबदार वर्ग इस समाज का संचालन करे, इस समाज की वकालत करे, उसकी एडवोकेसी करे। और बताइए, बोलिए बोलिए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन
सर मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है, सातपुड़ा में अभी जो आदिवासियों का मूल अधिकार है जन जंगल जमीन, इस पर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि अभी भी धुलिया डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ऑफिस में अकेले सिरपुर तहसील के करीबन 11,000 वन दावे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंटली क्लियर होने के बावजूद भी। पूरे देश में 2,27,000 दावे सही होने के बावजूद भी पेंडिंग है। ये एक षड्यंत्र है भाइयों। अब इसके लिए हमको जमीन पे उतरना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से विनती है, जिनके दावे पेंडिंग पड़े हैं उनको सामने लाओ, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करो और बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से इसका आंदोलन खड़ा करो। हर जगह कलेक्टर ऑफिस में जाके उसकी ज्वाइंट मीटिंगें हम लोग लगा सकते हैं। और कुछ प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि, इनको भी थोड़ा सा हमने बात करना चाहिए, इन पे भी दबाव लाना चाहिए कि भैया आप यहाँ पर है तो कर क्या रहे हो, ये दावे पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। अभी ये कानून का जो फायदा आदिवासियों को होना चाहिए था, वन अधिकार कानून का, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ है बराबर। सरकारी पैसे से उसकी ट्रेनिंग्स होती है ऑफिसर लोगों की, लेकिन जिनको ट्रेनिंग देते हैं वो पलट के ट्रेनिंग के बाद कभी वो फील्ड में दिखे ही नहीं। कभी आदिवासियों के घरों तक जाके किसी ने पूछा नहीं। अरे उनके पास कलेक्टर ऑफिस में जाने के लिए पैसा नहीं रहता, उनके पास दस्तावेज नहीं रहते, उनके बातों को तुम ग्राम पंचायतों के अधिकार को, ग्राम सभा के अधिकारों को ये लोग लिमिटेड कर देते हैं, उसको लिमिटेशंस मिलाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे कितने केसेस है अंदाज कितने केसेस है सिरपुर में? सर सिरपुर में 11,000 के ऊपर है सर। ठीक है, एक उनकी सामूहिक बैठक लगाओ, एक आदिवासी अदालत लगाइए आप, आदिवासी जन संसद लगाइए आप। मैं आपको इस यहाँ से आपके साथ में एक ये कर रहा हूँ, आप उस आदिवासी जन संसद में 11,000 लोग जिनके दावे खारिज हुए उनको लेके आइए पूरे दस्तावेज के साथ में। ये जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, आप पहला जो मीटिंग है आप वहीं से शुरुआत करते हैं। एक वन जमीन के जितने दावे हैं इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में करके भारत करके हम लोग जाएंगे, एक प्लानिंग करते हैं इसके बारे में। आप कर सकोगे ना वो 11,000 लोगों के? बिल्कुल सर, उनको एक बिल्कुल सर, आयोजन बिरसा ब्रिगेड की तरफ से होना चाहिए। इसमें क्या सहयोग लगता है वहां पर आप लोग पूरे संगठन के लोगों से बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं भी आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा इस आंदोलन। ठीक है सर, बोलिए उन्ने सर। अभी ये लॉकडाउन लगने से पहले पूरे महाराष्ट्र में, अगर मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश का भी जो सरकार बदली थी, कांग्रेस की सरकार आ गई थी, पूरे मध्य प्रदेश में नारा गूंज गया था कि अब की बार आदिवासी सरकार। या अपनी बिरसा ब्रिगेड की मूवमेंट की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में भी जागृति हुई थी और इतना प्रेशर बढ़ गया था कि कांग्रेस की सरकार उधर इंदौर का जो अपना कार्यक्रम हुआ टट्या मामा भील की जयंती की अवसर पे, तो उधर के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी बोलना पड़ा कि आदिवासी देश का मालिक है। उधर के प्रोग्राम में शरद पवार साहब भी थे, वो भी बोले कि आदिवासी देश का मूल मालिक है। इधर नागपुर का जो प्रोग्राम हुआ, नागपुर के प्रोग्राम में भी वही बोले, वो सब मीडिया ने देखा है। तो इतना मतलब आदिवासी मूवमेंट की, अपनी बिरसा ब्रिगेड की मूवमेंट की प्रेशर से बाकी सब लोगों को, बड़े बड़े लोगों को ही उसी तरह बोलना पड़ा। और जो अपने कार्यकर्ताओं में चैतन्य आया था, जो अपनी मिशन के कार्यकर्ता सभी देश भर में जिस स्पीड से जो चल रहा था, अभी लॉकडाउन की वजह से जो प्रेशर रहा वो कम रहा, क्योंकि अपना मूवमेंट का काम भी इतना तेजी से नहीं चल पाया। तो अभी उसी पहले की तरह जो उत्साह था सभी कार्यकर्ताओं में, और सबको वही लग रहा था कि इतने तेज से अभी ये अपना मिशन चल रहा है, अपनी मूवमेंट चल रही। तो इसी तरह से अभी इस लॉकडाउन खत्म होने के बाद, अभी कब होता है पता नहीं, लेकिन फिर से वही ऊर्जा देनी पड़ेगी।
अपने कार्यकर्ताओं को ही दादा आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो नहीं, इस पर प्लानिंग कार्यकर्ताओं को इस पर एक प्लानिंग चल रही है। हम लोग एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का अरेंज कर रहे हैं मुंबई में, क्योंकि भारत की आर्थिक राजधानी है बॉम्बे। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और अपनी पूरी प्लानिंग उस दिशा में है। जिन लोगों के आपने नाम लिए और भी लोग, हमारी बाकी सब लोगों से बातचीत हो रही है। कुछ तबके की बातचीत हमने जो बची है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये बात मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये दिशा में बहुत तेजी से काम अभी भी चल रहा है। तो आप इसके बारे में ये मत कीजिए, काफी लोग इसके पीछे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखेंगे। लेकिन ये हम लोग वेट कर रहे हैं लॉकडाउन खत्म हो। ये लॉकडाउन अगर खत्म हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत आर्थिक स्थिति से भी बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत लोगों की हालत बहुत खराब है। कई ऐसी चीजें हुई कि हम चाहकर भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे बुरे हालात से हमारा अभी मिशन गुजर रहा है। कुछ लोगों को लगता होगा कि भाई ये कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। साथियों, साधन नहीं है अपने मिशन के पास, कमी है। हमारे लोग जागरूक नहीं होने की वजह से वो बराबर इन सब चीजों को देख नहीं रहे। कुछ डोनेशंस जो रेगुलर होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। जो लोगों का सहयोग चाहिए था, आर्थिक सहयोग, मानसिक सहयोग, शारीरिक सहयोग, वो कम हो गया है। और लॉकडाउन का सबसे ज्यादा बड़ा असर तो मजदूरों और आदिवासियों पर। तो इस महाभयंकर परिस्थिति में एक सोशल इमरजेंसी हमारे समाज पे आ गई है। इसको कैसे इसका सामना करना है, इस दिशा में सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हर जगह जितना संभव है उसको कर रहे हैं। बहुत जगह तो हम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन कुछ जगह हमने कर पाए। उसी को यानी उससे भी समाधान नहीं है हमको। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई एक प्लानिंग करके अपन लोग लॉकडाउन के बाद में इस दिशा पे बात करेंगे। और मेरी आप लोगों से विनती है, जो युवा शक्ति का आप लोगों ने विषय रखा था, ये विषय पे बात करने के लिए काफी समय लगता है। तो आप लोग इसका आयोजन 2-3 बार और यानी 3 रेगुलर एपिसोड्स आप लोग अगर रखते हैं तो इस पर कंप्लीट बात हो पाएगी। ऐसी मेरी अपेक्षा है आप लोगों से कि इसका अगर आप चाहोगे तो इसको कंटिन्यू करोगे। मैं अवेलेबल हूँ, मैं आप जैसा आदेश करेंगे मैं करूँगा। ठीक है दादा। मैं भी युवाओं को एक जानकारी दे दूंगा कि अभी दादा ने बताया है कि अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फिर करेंगे, क्योंकि अभी जो इंदौर का कार्यक्रम हुआ तो वही कार्यक्रम में जो अपना यूनो में सदस्य है कुलमन चौधरी साहब वही थे। तो पूरा देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल पूरा दबाव अपने बिरसा ब्रिगेड मूवमेंट का पड़ा था। और अभी दूसरी भी बात दादा भी नहीं बताते, पर मैं अभी वो बात बताना चाहता हूँ कि कुछ पहले कि अपना आदिवासी जो बात चल रही कि इन्हों में क्या कहते बोल रहे कि देश में आदिवासी नहीं है, तो उसके बारे में दादा ने 2004 में ही वो पूरा इंटरनेशनल एजेंडा पूरे भारत में उसका प्रोग्राम के बारे में वो बहुत बड़ी तैयारी की थी। लेकिन भारत सरकार ने कुछ ऐसे प्लान कर दिए और वो सब उध्वस्त कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ा चित्र अलग आज दिख जाता। जो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, उनको दादा लाने वाले थे, उनकी एनओसी भी मिल गई थी अगर वो प्रोग्राम सफल हो जाता, लेकिन इन्होंने कुछ गलत ही कर दिया और वो एनओसी नकार ली, तो आज बहुत चित्र अलग दिख जाता। लेकिन अभी अपने मूवमेंट में जिस तरह से चल रहा है वही ठीक समझे। अभी बहुत अच्छा कुछ रिजल्ट आएगा, दादा ने बताया है। पावरा सर, आपको कुछ बात रखनी है कि रख लो। ठीक है, चलो अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। ओके सर। ओके ओके। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय राघव जी, जय जय बिरसा। जय आदिवासी, जय बिरसा, जय राघव जी। जय आदिवासी।